विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस, ये नाम सुनते ही जहन में आता है एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन डिफॉल्ट। बिल्कुल, और सिर्फ डिफॉल्ट ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और एक तरह से नौ खत्म होने वाली प्रत्यर्पण की कहानी। हाँ, मार्च 2016 में माल्या भारत से चले गए थे। आज हम इसी हाई प्रोफाइल मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे पास जो भी उपलब्ध जानकारी है, लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स, उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। और हमारा मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मकसद साफ है। लोन की असली कहानी क्या है, माल्या जो दावे कर रहे हैं, जैसे अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ज्यादा पैसे दे दिए। हाँ, मैंने भी सुना हो। तो उन दावों में कितना दम है और जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं, और हाँ, ये प्रत्यर्पण में इतनी देर क्यों हो रही है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में लॉन्च हुई, बड़े तामझाम के साथ। जी, प्रीमियम सर्विस का वादा था। फिर 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन को खरीद लिया, करीब 1,000 करोड़ रुपए में। लेकिन फिर 2008 में वो वैश्विक वित्तीय संकट आ गया, उसका असर तो पड़ा होगा बहुत ज्यादा, और यहीं से मुश्किलें असल में शुरू हुई। माल्या का एक दावा ये भी है कि उन्होंने तब के वित्त मंत्री से कहा था कि वो ऑपरेशंस कम करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, पर उन्हें कथित तौर पर बैंकों के भरोसे पर काम जारी रखने को कहा गया। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है, विवादित है। सूत्रों का तो कहना है कि माली हालत खराब थी, फिर भी विस्तार करते रहे। और फिर 2009 से 2012 के बीच बैंकों से कर्ज पे कर्ज लिया गया। कितने बैंक थे? करीब 17 बैंक, और इसमें IDBI बैंक वाला जो लोन था 950 करोड़ का 2009 में, वो तो काफी सवालों के घेरे में रहा। और ये बात तो बहुत अजीब थी कि किंगफिशर ब्रांड को गिरवी रख दिया 4100 करोड़ रुपए का मानकर। ये कैसे हो गया? ये दिखाता है कि उस समय शायद बैंकिंग सिस्टम में कुछ तो कमियां थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2012 आते आते एयरलाइन पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया और वो बंद हो गई। और कर्मचारी, उनका क्या हुआ? कर्मचारी महीनों तक बिना सैलरी के थे, और बैंकों के पास आ गया NPA का बोझ, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो पैसा जो डूब गया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, पैसे का हिसाब। माल्या का दावा है कि कर्ज तो सिर्फ 6,203 करोड़ था DRT के आदेश के मुताबिक। हाँ, मूलधन और ब्याज मिलाकर उनके हिसाब से। और वो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने उनसे 14,131.6 करोड़ वसूल लिए, तो मतलब उन्होंने ज्यादा चुका दिया। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। ये माल्या का वर्जन है। बैंकों और सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं वो? उनके मुताबिक कुल देनदारी, जिसमें 2025 तक का ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, वो करीब 17,781 करोड़ बनती है। 17,000 करोड़? और वसूली कितनी हुई है असल में? असल वसूली जो जब्त संपत्ति को बेचकर हुई है, वो है करीब 10,815 करोड़ रुपए। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो करीब 6,997 करोड़ रुपए अभी बकाया हैं। तो ये इतना बड़ा फर्क कैसे आ रहा है? माल्या के 14,000 करोड़ वसूलने के दावे और असल वसूली 10,800 करोड़ में। फर्क समझने वाला है। पहली बात, माल्या जानबूझकर लोन डिफॉल्ट पर लगने वाले भारी ब्याज और जुर्माने को अनदेखा कर रहे हैं। ये तो लोन एग्रीमेंट का हिस्सा होता है ना? हाँ, वो तो कानूनी तौर पे लगता जी है। बिल्कुल। दूसरी और सबसे अहम बात, वो जो 14,131.6 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रहे हैं, वो जब्त की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य था, ना कि उससे हुई वास्तविक कमाई। नीलामी में उतना पैसा नहीं मिला। अच्छा, तो ये वैल्यूएशन था, एक्चुअल रिकवरी नहीं। सही पकड़ा। और ये वसूली भी कोर्ट के आदेश पर हुई है। माल्या ने अपनी मर्जी से 1 रुपया नहीं चुकाया है। ये तो पैसों की बात हुई। अब जरा कानूनी मोर्चे पर आते हैं। CBI क्या कर रही है? CBI ने 2 बड़े मामले दर्ज किए। एक IDBI बैंक फ्रॉड का करीब 900 करोड़ रुपए का, दूसरा बाकी बैंकों के कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी का 6,027 करोड़ रुपए का। आरोप क्या है? आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार। CBI ने यह भी पता लगाया कि 2015-16 के आसपास माल्या ने इंग्लैंड और फ्रांस में करीब 330 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। और ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनकी क्या भूमिका रही? ED का काम मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करना था। PMLA एक्ट के तहत उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की, करीब 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। 18,000 करोड़?
इसमें विदेश की संपत्ति भी है? जी हाँ, करीब 969 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने ये भी ट्रैक किया कि पैसा कहाँ-कहाँ घुमाया गया। करीब 3,547 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्जन मिला। कहाँ गया ये पैसा? जैसे फोर्स इंडिया F1 टीम में लगाया गया 241 करोड़ रुपए, निजी जेट खरीदने में, आरसीबी टीम में, वगैरह वगैरह। और ईडी ने ही वो जो 14,131.6 करोड़ रुपए के मूल्य की जब्त संपत्ति थी, वो बैंकों को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था। उन्होंने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपने बच्चों को $40 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। तो सजा भी हुई? जी, 4 महीने की कैद और 2,000 रुपए का जुर्माना। इसके अलावा 2017 में DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने भी आदेश दिया था कि माल्या और उनकी कंपनियां 6,203.35 करोड़ रुपए और उस पर 11.5% ब्याज चुकाएं। और फिर वो नया कानून आया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी वाला। हाँ, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। जनवरी 2019 में माल्या पहले व्यक्ति बने जिन्हें इस कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया गया। इससे सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने के ज्यादा अधिकार मिल गए, चाहे वो देश में हो या ना हो। इतनी सब कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ माल्या अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, पॉडकास्ट में, खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति रही है। सहानुभूति बटोरना, अपनी छवि सुधारना। कई बार वो दिवंगत नेताओं के नाम भी लेते हैं, जैसे अरुण जेटली का। हाँ, वो दावा कि वो जेटली जी को बता कर गए थे, जिसका खुद जेटली जी ने खंडन किया था। उनके दावे अक्सर तथ्यों से परे होते हैं, जैसे 2 गुने से ज्यादा वसूला गया ये ब्याज और असल वसूली को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। या ये कहना कि उन्होंने पर्सनल गारंटी नहीं दी थी, जबकि दस्तावेजों पर उनके साइन है। तो ये सब दावे खोखले हैं। अब बात करते हैं प्रत्यर्पण की। यूके की कोर्ट ने तो इजाजत दे दी थी ना, फिर मामला अटका कहाँ है? हाँ, 2018 से 2020 के बीच यूके की अदालतों ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, लेकिन मामला अभी भी एक गोपनीय कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। गोपनीय मतलब ये सार्वजनिक नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शायद शरण मांगने या मानवाधिकार से जुड़ा कोई दावा हो सकता है। इसी बीच 2021 में उन्हें यूके में दिवालिया भी घोषित कर दिया गया। तो मामला अभी चल ही रहा है। इस पूरे प्रकरण से बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ा? कुछ सबक सीखे गए? हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़े सबक मिले हैं। एक तो लोन देने के नियम काफी सख्त हुए हैं, ड्यू डिलिजेंस बढ़ा है, एनपीए मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ा है। और कानूनी तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे कानून आए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनियां कैसे चलाई जाती हैं, उस पर निगरानी बढ़ी है। सिस्टम में सुधार तो हुए हैं। तो अगर हम समेटें तो माल्या चाहे जो भी कहें, जो भी प्रचार करें, ये मामला एक सोची समझी वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जानबूझकर कर्ज ना चुकाने का ही लगता है। हाँ, तथ्य तो यही इशारा करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब्त संपत्ति का अनुमानित मूल्य और उससे हुई असल वसूली में फर्क होता है। बिल्कुल, ये केस दिखाता है कि कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। सही कहा। इस केस ने हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को भी सामने लाया और जरूरी सुधारों की तरफ धकेला। प्रत्यर्पण में जो देरी हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दांव-पेच की जटिलता को भी दिखाती है। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये जो इतना लंबा खिंचता मामला है, ये दुनिया भर में फैले ताकतवर आर्थिक अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने की चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस जटिल मामले की परतें समझने में मदद मिली होगी। ये एक केस स्टडी की तरह है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी, अगर आप ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट्स में बताएं कि आप और किन विषयों पर ऐसी गहन चर्चा सुनना चाहेंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।